इस लेक्चर में हम जानेंगे कि वेलोसिटी क्या है, इसके बाद हम देखेंगे कि एवरेज वेलोसिटी क्या है, और फिर लास्ट में हम एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का डिफरेंस बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि वेलोसिटी क्या है। वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट में टाइम के लिहाज से जितना चेंज आता है उसको हम वेलोसिटी बोलते हैं। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो ये है डिस्प्लेसमेंट, यानी अगर हमने वेलोसिटी को अच्छे से समझना है तो हमें पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। अब डिस्प्लेसमेंट पे ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ और उसकी डिटेल भी मैंने वहाँ पर बता दी है। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इतना बता दूं कि वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए हमें दो पॉइंट्स के दरमियान जो पोजीशन है उसका पता होना चाहिए। यानी यूँ समझ लें कि हमें वेलोसिटी के अंदर टोटली हम पोजीशन को डील करते हैं। अब इस वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? अब इसकी डायरेक्शन वही होगी जिस डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट होगा। अभी क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो वेलोसिटी है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। अब डिस्प्लेसमेंट हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर क्वांटिटी है इसका मतलब ये हुआ कि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इन्वॉल्व हैं। तो यानी हमें पता होना चाहिए कि वेलोसिटी की कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी होगी, और वो डायरेक्शन होगी क्या? वही डायरेक्शन होगी जिस डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा। तो इसका फॉर्मूला फिर क्या बनेगा? इसका फॉर्मूला बनेगा v इज इक्वल टू डी बाई टी। यहां मैंने सबस्क्रिप्ट के अंदर लिखा है ए वी, जो कि ये बता रहा है एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होती है इसको भी हम समझेंगे। जबकि यहाँ पे जो डी है ये डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है और टी टाइम को शो कर रहा है। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो अब ये समझते हैं कि वेलोसिटी को समझने के लिए डिस्प्लेसमेंट का समझना क्यों जरूरी है। देखिए, अगर दो पॉइंट्स है, मान लें कि एक पॉइंट ये है और जबकि कोई दूसरा पॉइंट ये है हमारे पास, और यहाँ इस पॉइंट ए से, चलो मैं इसको पोजीशन कह देता हूँ कि पोजीशन P1 से पोजीशन P2 तक पहुंचने के लिए दो रास्ते हैं। एक तो ये है रास्ता, यानी जिसको मैं पाथ बोलूंगा, पाथ लेंथ है, जबकि जो सेकंड पाथ है वो एक स्ट्रेट पाथ है यहां तक। चलिए इसको पोजीशन को यहां पे बना लें, ठीक है। तो दोनों रास्ते से इस पोजीशन P1 से पोजीशन P2 तक आया जा सकता है, और जबकि ये जो रास्ता होगा ये कहलाएगा इसका डिस्टेंस, जिसको हमने पहले डिस्कस कर लिया है पिछले लेक्चर में। और अगर इसी डिस्टेंस में टाइम के लिहाज से जो चेंज आएगा वो कहलाएगा स्पीड। ओके, तो ये कहलाएगा स्पीड। और अगर ये जो डिस्प्लेसमेंट है पोजीशन P1 और पोजीशन P2 के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्प्लेसमेंट। और इसी डिस्प्लेसमेंट में टाइम के लिहाज से जब चेंज आएगा तो तब ये क्या कहलाएगा? वेलोसिटी कहलाएगा। अब यहां पर बहुत सारे फैक्टर होते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के हवाले से। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाते हैं, उस पर भी आगे जाके हम बात करेंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसा हो। अगर तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाते हैं तो तब वेलोसिटी और स्पीड भी सेम हो जाएंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर वेलोसिटी और स्पीड के अंदर फर्क होता है। तो इस सारी चीज़ की जो डिटेल है हम एवरेज वेलोसिटी में जाके समझते हैं। तो चलो देख लेते हैं कि एवरेज वेलोसिटी क्या है। एवरेज वेलोसिटी को समझने के लिए हम इस सिचुएशन को समझते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लें कि ये एक शख्स इस कार में ट्रैवल कर रहा है, किस पोजीशन से, यानी अपने घर से किसी दूसरी पोजीशन, यानी स्कूल जा रहा है। तो घर से स्कूल जाते हुए उसने पहले 2 सेकंड के अंदर 4 मीटर डिस्टेंस कवर किया, और फिर 2 सेकंड के अंदर उसने 6 मीटर डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। तो टोटल जो डिस्टेंस बना, यानी इसकी इनिशियल पोजीशन से लेकर यहाँ इस पोजीशन से इसकी फाइनल पोजीशन तक का जो टोटल डिस्टेंस बना वो 10 मीटर है, ठीक है। और जो कि उसने 4 मीटर 2 सेकंड में कवर किया, फिर आगे 6 मीटर जो है वो 2 सेकंड में कवर किया। इसका मतलब क्या हुआ कि इसने अपनी स्पीड को कहीं पे कम रखा और कहीं पे ज़्यादा रखा। अगर हम स्पीड किस तरह से निकाल सकते हैं कि जितना डिस्टेंस कवर होता है उसको टाइम के साथ डिवाइड कर दें तो हमारे पास स्पीड आती है। तो अगर हम 4/2 करेंगे तो ये आएगा 2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए उसने 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रैवल किया, और यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए उसने 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रैवल किया है। तो इसका मतलब यहाँ पर उसने अपनी स्पीड को कम रखा और यहाँ पर स्पीड को ज़्यादा रखा, लेकिन अपनी इनिशियल और फाइनल पोजीशन तक पहुँचते हुए दरमियान में उसके एवरेज वेलोसिटी कितनी रही है ये हमने बताना है। एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है कि हमारा सिर्फ जो कंसर्न होता है
उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के साथ होता है। अब बीच में उसने अपनी वेलोसिटी को कैसे रखा, कहीं पे अपनी वेलोसिटी को कम किया है या ज़्यादा किया है, उस चीज़ से कंसर्न नहीं होता, बल्कि किस चीज़ से होता है कि उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर होता है। ठीक है, और फाइनल पोजीशन पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इसको समझने के लिए वो पोजीशन है। तो अगर हम इसकी एवरेज वेलोसिटी निकालना चाहें तो टोटल डिस्टेंस कितना है, यानी इनिशियल पोजीशन उसका ये होम ये है और फाइनल पोजीशन ये है, तो टोटल दरम्यान में डिस्टेंस कितना बना, 10 बना। और टोटल टाइम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो टोटल टाइम कितना है, पहले जो 4 मीटर उसने डिस्टेंस कवर किया है वो 2 सेकंड में, और आगे फिर 2 सेकंड में, तो 2 + 2 4, तो टोटल टाइम जो उसको लगा ये 10 मीटर कवर करने के लिए वो 4 सेकंड लगे। 10 मीटर कवर करने के लिए 4 सेकंड लगे। तो यहाँ पर हमारे पास इसका जो आंसर बनेगा वो 2.5 मीटर पर सेकंड बनेगा। मतलब कि इसकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो 2.5 मीटर पर सेकंड है। देखिए इस चीज़ को आप यहाँ से भी समझ, मान लीजिए ये टोटल डिस्टेंस है ना, तो यहाँ पर ये है ऑब्जेक्ट जिसने मूव करना है और ये मूव करके जाता है अपनी एक पोजीशन किसी दूसरी पोजीशन पर, यहाँ पर पहुँचता है, इस पोजीशन पर पहुँचता है। ठीक है, और ये है इसका टाइम। अगर टाइम की मैं बात करूँ, ये टाइम है, चलिए यहाँ पर इस एक्सिस के ऊपर मैं डिस्टेंस की बात कर लेता हूँ। ये है 1 मीटर है, 2 है, 3, 4, 5, यहाँ पर 6 मीटर तक है, 7, आगे और भी चलते जाते हैं, हमें उससे मतलब नहीं है। तो यहाँ इस पोजीशन यानी डिस्टेंस जहाँ 1 मीटर था, 1 मीटर से लेके 6 मीटर तक उसने डिस्टेंस कवर किया है टोटल, और इसको टोटल डिस्टेंस कवर करते हुए जो टाइम लगा है वो मानने लगे हैं 4 सेकंड लगे हैं। ठीक है, और उसके बाद ये वापस यहाँ पर पहुंचा, यानी रिटर्न हुआ, इस पोजीशन से इधर गया और इधर से फिर वापस आके यहाँ पे आके रुक गया। ठीक हो गया, तो जब यहाँ पे रुकेगा तो वापस आते हुए इसको लग गया 2 सेकंड टाइम लगा। तो आप देखें अगर हम स्पीड की बात करें तो हम कहेंगे कि यहाँ इस डिस्टेंस 1 मीटर से 6, टोटल कितनी हो गया 6 प्लस 6 से वापस 4, यानी ये 2 मीटर का डिस्टेंस ये भी बनता है 2 = 8, यानी इसने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया है वो 8 मीटर है। और 8 मीटर जो इसने डिस्टेंस कवर किया है उसके लिए उसको जो टाइम लगा 4 सेकंड ये, और वापस आते हुए 2 सेकंड ये, मतलब कितने 6 सेकंड हो गए। तो इससे जो हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो किसका आएगा, वेलोसिटी आएगी या स्पीड आएगी। तो अगर सोचे हमने तो बात की है टोटल पाथ लेंथ की, जो उसने टोटल डिस्टेंस कवर किया है, तो वो टोटल पाथ लेंथ क्या होगा, डिस्टेंस होगा। और अगर हम डिस्टेंस को उसके टोटल टाइम से डिवाइड करते हैं तो स्पीड आती है। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ इस डिस्टेंस 1 मीटर से लेकर 6 और 6 से वापस 4 तक आते हुए इसने डिस्टेंस कवर किया है, वेलोसिटी नहीं है इसकी। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये इसकी स्पीड होगी। अब यहाँ पर यही फ़र्क आता है इसके स्पीड और वेलोसिटी में, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ना हो तो वेलोसिटी और स्पीड में क्या फ़र्क बनता है। तो ये जो टोटल पाथ लेंथ था इससे उसकी हमें स्पीड का पता चला। अगर हम बात करें इसकी वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी क्या है, तो वेलोसिटी को मैं इस साइड पे लिख रहा हूँ। तो यहाँ देखें ये है 1 मीटर, और 1 मीटर से इसने कहाँ तक डिस्टेंस कवर किया, 4 तक। हाँ, यानी मैंने शुरू में ये बता दिया था, यहाँ पर भी लिखा है कि जो वेलोसिटी का डायरेक्ट कनेक्शन होता है वो पोजीशन के साथ होता है। तो अभी हम बात करेंगे जस्ट इसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर। हम ये नहीं देखेंगे कि इसने कहाँ से डिस्टेंस कवर करने के बाद अपनी फाइनल पोजीशन पर पहुंचा, इससे हमें कोई गरज मतलब नहीं है। तो ये कि यहाँ 1 मीटर से लेके 4 मीटर तक, तो हम ये है इसकी इनिशियल पोजीशन, और जबकि ये क्या है इसकी फाइनल पोजीशन हुई। तो हम जस्ट ये वाली देखेंगे कि ये टोटल पाथ लेंथ कितना बनता है, यानी ये टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना बनता है, दो पोजीशन के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो कि डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट कितना बनता है, ये डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय जितना इसको टाइम लगा वो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी के इक्वल आएगा। चलें भाई इसको एक और तरह से भी समझते हैं कि अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाए तो किस तरह से सिचुएशन हमारे पास बनती है। देखें यहाँ पर ये आपका घर है और घर से आप स्कूल तक जाते हैं, और यहाँ पर दोनों के दरमियान जो पाथ लेंथ है वो एक स्ट्रेट लाइन है, और टोटल जो यहाँ पर डिस्टेंस बनता है वो 750 मीटर है। तो 750 मीटर अगर पैदल चल के जाते हैं तो आपको 50 सेकंड लगते हैं। 50 सेकंड में आप 750 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लेते हैं। याद रहे कि ये एक 1 डायमेंशन स्ट्रेट लाइन की मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिए अगर यहाँ से इस पोजीशन से इस पोजीशन तक चलते हैं
तो तब क्या होगा, यही टोटल पाथ लेंथ होगा, तो फिर हम इसको क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। तो अगर इन्हीं और यही इसकी इनिशियल और यही फाइनल पोजीशन है, तो तब इन इनिशियल और फाइनल पोजीशन के दरमियान अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो तब ये उसका डिस्प्लेसमेंट बनेगा। तो इन दोनों सूरतों में जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है ये दोनों इक्वल बन जाते हैं, जो कि 750 मीटर है। लेकिन फर्क कहां पर आ जाता है, फर्क ये होता है इसकी डायरेक्शन का, क्योंकि डिस्टेंस में हम डायरेक्शन को नहीं देखते जबकि डिस्प्लेसमेंट में देखते हैं। तो डिस्टेंस की तो बात करें तो हम जैसे ये कह देंगे इनिशियल और फाइनल पोजीशन के दरमियान टोटल जो पाथ लेंथ है 750 मीटर है, जबकि हम जब डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो यहाँ से राइट डायरेक्शन में जाएंगे तो तब हम इस डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव लेंगे, लेकिन जब यहाँ से वापस आएंगे तो तब हम इसको नेगेटिव लेंगे। तो यही वजह है कि इस डायरेक्शन में आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो पॉजिटिव होगा, जब यहाँ से आप वापस जाएंगे तो तब ये आपके पास नेगेटिव में चला जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि टोटल डिस्टेंस है 750 मीटर और जबकि डिस्प्लेसमेंट कितना बना, या तो -750 मीटर होगा या +750 मीटर होगा। माइनस कब होगा कि जब यहाँ से इनिशियल पोजीशन से पोजीशन P1 से पोजीशन P2 की बात करूं तो पोजीशन P1 से P2 की तरफ यहाँ इस डायरेक्शन में जाएंगे तो तब आपका 750 जो होगा वो पॉजिटिव रहेगा, और यहाँ से जब आप वापस रिटर्न होंगे अपने घर की तरफ तो तब 750 जो होगा वो माइनस में रहेगा। तो ये पॉजिटिव या माइनस का साइन हमें क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। ठीक है, तो ये फर्क होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, अगर दोनों की मैग्नीट्यूड सेम हो उस वक्त। तो ऐसी सिचुएशन में फिर हम वेलोसिटी और स्पीड को भी सेम लिख सकते हैं, लेकिन उसमें भी जो फर्क रहेगा फिर वो डायरेक्शन का ही रहेगा। देखिए 750 मीटर है, 750, और ये तो टोटल पाथ लेंथ है। अगर मैं इसको डिस्प्लेसमेंट कहूँ तब भी 750 मीटर बनता है, और अगर इसको मैं डिस्टेंस कहूँ तो तब भी 750 मीटर है। और इसको कवर करने के लिए जो टाइम लगा वो है 50 सेकेंड। तो ये है मीटर, ये सेकेंड, तो हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो मीटर पर सेकेंड में आएगा। तो इसको फिर हम वेलोसिटी और स्पीड दोनों का आंसर सेम आएगा, लेकिन फर्क क्या रहेगा, सिर्फ इसकी डायरेक्शन का फर्क रहेगा। चलिए अब एवरेज वेलोसिटी को हम इस ग्राफ से समझते हैं। अब ये जो ग्राफ है ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, जिसपे हमने एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम को लिया हुआ है और जबकि वाई एक्सिस के ऊपर हमने पोजीशन को लिया हुआ है। तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, वो इनिशियल पोजीशन यानी यहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया और टाइम के साथ साथ वो अपने जो पोजीशन है उसको चेंज करता रहा है। मान लें कि यहाँ पर उसकी पोजीशन है ये x1 है, तो ये ऑलमोस्ट 10 मीटर बनेगी, और इससे आगे 10, 20, 13 और ये 100, 200, 300, 400 ऐसी उसने डिस्टेंस है वाई एक्सिस के ऊपर, और एक्स एक्सिस के ऊपर वो टाइम, जितना टाइम उसको लगेगा वो डिस्टेंस कवर करने के लिए वो लिखा हुआ है। तो यहाँ पर उसके जो टोटल पोजीशन है, चलिए मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, समझने में ज़्यादा आसानी रहेगी कि यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 है यानी रेस्ट में होगा, इस पोजीशन पर ये 0 है, इस पे है 1, 2, ये बीच में ऐसे चलते जाए 3, 4, 5, 6 और ये आगे और भी चलते रहेंगे। तो ये कहाँ पर हैगा 3, 4। तो हम कहा डिस्कस कर रहे हैं टोटल डिस्टेंस में से, यानी जो उसने ट्रैवल किया है उसका ग्राफ यहाँ पर बना देंगे। अब ये देखिए ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है बल्कि एक कर्व है। कर्व है इसका मतलब ये हुआ कि उसने अपने पूरे सफर के दौरान स्पीड को यूनिफॉर्म नहीं रखा, वेरिएबल रखा है, चेंज करता रखा, तभी हमारे पास इसका जो है ये इस तरह से कर्व फॉर्म में ग्राफ बना है। अब हमने क्या करना है कि इसकी एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, कहाँ से कहाँ तक एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। हमने इसकी एवरेज वेलोसिटी निकालनी है जब इसके जो टाइम है 1 सेकेंड से टाइम 4 सेकेंड तक हमने इसकी एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो उसमें हम देखेंगे कि 1 सेकेंड में इससे के इस डायरेक्शन में देखें तो ये इसकी पोजीशन बनती है, इसको x1 से मार्क कर दिया, और 4 सेकेंड में अगर हम देखें तो यहाँ इस तरफ से इसकी ये x2 पोजीशन बनती है। ठीक है, तो यहाँ x1 और x2 ये इसकी दो पोजीशन होगी। अब अगर हम देखें तो ये वर्टिकल साइड ये इसकी पोजीशन है, जबकि इसके हॉरिजॉन्टल में इसका टोटल टाइम है। अब पोजीशन हमने x1 और x2 दो अलग अलग पॉइंट्स लिए हैं, तो अगर हम इसमें देखें तो पोजीशन में चेंज कितना आ गया, x2 माइनस x1, जिसको हम डेल्टा x के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और ऐसे ही अगर हम टाइम चेंज इन टाइम की बात करें कि उसको डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर देखें इन दो पॉइंट्स, जिन दो पॉइंट्स के दरमियान हम एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना चाह रहे हैं, इन दो पॉइंट्स को अगर हम आपस में मिला दें तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनती है। और अगर यहाँ पर देखें तो ये एक जो लाइन वर्टिकल लाइन और इधर से ये हॉरिजॉन्टल लाइन, और इन दो पॉइंट्स के दरमियान स्ट्रेट लाइन को मिलाकर देखें तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल बनती है, इस फॉर्म में बनती है, जो कि यहाँ पर कुछ एंगल थीटा रखती है।
तो ये है इसका y एक्सिस और ये इसका x एक्सिस है। चलो इसको y को मैं कह देता हूँ इसके, ये इसकी पोजीशन है, डेल्टा x है, और जबकि यहाँ पर ये है डेल्टा t है। तो अगर हम इन दोनों को टर्म को डिवाइड कर दें, यानी उसकी पोजीशन, चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, तो ये इक्वल आता है स्लोप के। ठीक है, अब स्लोप किस चीज़ की, ट्रायंगल की, ये हम पढ़ चुके हैं। अगर हम इनके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस को की रेशियो निकालें तो वो स्लोप के इक्वल आती है। अब यही जो स्लोप होती है ये हमें इसकी एवरेज वेलोसिटी बताती है, और जो कि किसके इक्वल होती है, टेंजेंट ऑफ थीटा के इक्वल होती है। ठीक है, और यहीं से यही कॉन्सेप्ट डेरिवेटिव का भी होता है। तो यहाँ पर ये जो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी है ये किसके इक्वल आएगा, हमारे पास एवरेज वेलोसिटी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी के इक्वल आता है। अब ये जो स्लोप होगी जितनी ज्यादा होगी एवरेज वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी, ये स्लोप जितनी कम होगी एवरेज वेलोसिटी उतनी कम होगी। मान लें कि ये पॉइंट्स जो यहाँ पर दूर दूर पड़े हुए हैं, ये एक पॉइंट यहाँ पे होता, एक पॉइंट यहाँ पे होता, तो अगर यहाँ पर इन दोनों के दरमियान हम देखते, इस पोजीशन पर हम देखते, यानी जो भी जो 3 पॉइंट समथिंग जो सेकंड बन रहे हैं, तो यहाँ पर ये एक इस तरह से स्लोप बनती, तो ये स्लोप बहुत कम है। तो ये स्लोप जितनी कम होगी एवरेज वेलोसिटी उतनी कम होगी, स्लोप जितनी ज़्यादा होगी एवरेज वेलोसिटी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम ग्राफ की मदद से समझ सकते हैं एवरेज वेलोसिटी को, और वो भी ये हम इसको स्लोप फाइंड करके इसको समझ सकते हैं। तो चलिए समझते हैं हम इन दोनों के दरमियान डिफरेंस को, कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में क्या डिफरेंस है। ये डिफरेंस हमारे लेक्चर को समराइज करेगा। तो यहाँ पर बता दिया गया है कि जो एवरेज वेलोसिटी है वो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट होता है, और जबकि एवरेज स्पीड जो है वो चेंज इन डिस्टेंस होता है। ठीक है, और इसमें इंक्लूड होते हैं एवरेज वेलोसिटी के अंदर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, और इसमें जस्ट क्या इंक्लूड है, मैग्नीट्यूड है, यानी इसमें हम डायरेक्शन की बात नहीं करते। अगर हम डायरेक्शन की बात करते हैं इस एवरेज वेलोसिटी के अंदर, तो वो डायरेक्शन कौन सी होगी, वही डायरेक्शन होगी जिस डायरेक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है। इससे नेक्स्ट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।